वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम संसद का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं कि कैसे करके आखिर संसद बनता है, संसद का हमारे देश में क्या उपयोगिता है, आखिरकार हमें संसद की क्या ज़रूरत है, मतलब संसद आखिरकार होता ही क्या है। तो जो हमारा जो संसद होता है वो 3 लोगों से मिलकर बनता है, यानी कि 3 कार्यालयों से एक तरफ से। पहला हो गया हमारा राष्ट्रपति, दूसरा हो गया हमारा लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। संसद में जितने भी हमारे देश में जो कानून बनाने होते हैं वो सारे कानून सबसे पहले कहाँ आते हैं, संसद में आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। जब वहाँ से वो कानून के जो विधेयक होते हैं जब वो पास हो जाता है तब वो किसके पास जाता है, दूसरे सदन में जाता है, और जब वो दूसरे सदन में पास हो जाता है फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी देता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में कानून का निर्माण होता है, ठीक है। तो संसद का पहला काम क्या है, देश के लिए कानून बनाना, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में ये हमारी मदद करती है। जैसे जो संसद की जो दोनों सदनें होगी, लोकसभा राज्यसभा, इसके जो सदस्य होते हैं ये हमारे द्वारा चुने गए ही नेता होते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुना होता है, वही क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं, और वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या होता है, ये केंद्र होता है। सोचिए, जो संसद है उसके पास इतनी ताकत है कि वो देश के जो बहुमत पार्टी वाली जो सरकार है उसको भी वो सरकार से हटा सकती है अगर वो चाहे तो, ठीक है। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, वास्तविक प्रतिनिधि, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। संसद के आगे क्या होता है, हमारी होती है सरकार, ठीक है। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कौन होती है, विधायिका, फिर होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है हमारी न्यायपालिका। किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए हमें इन तीनों की बहुत ज़रूरत होती है। ये जो विधायिका होती है इसका काम क्या होता है, देश के लिए कानून बनाना, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है उसका काम क्या होता है, कानून को लागू करना, कानून को क्या करना, लागू करना, ठीक है। और जो न्यायपालिका होती है उसका काम क्या होता है, अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड देना, है ना। ये काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है, दंड देना, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला हो गया हमारा विधायिका, जिसकी चुनाव जनता स्वयं करती है, जिसमें हमारे सांसद, MP ये सब होते हैं, ठीक है। और उसमें हो गई जो कार्यपालिका, जैसे कि मान लीजिए जो ऑफिसर हो गए, ठीक है, SDM ऑफिसर, आपके जो वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, कार्यपालिका के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय, आपका अधीनस्थ न्यायालय, ये सब किस में आ जाता है, न्यायपालिका में, ठीक है। जैसे ट्रैफिक पुलिस है वो सब भी किस में आ जाते हैं, आपके कानून को लागू कराने में आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, जो संविधान के जो अनुच्छेद 76 है उसके तहत संसद में 2 सदन और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और हमारा जो देश का सदन है, संसद, वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। जो हमारी विधायिका है यानी कि उसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। मान लीजिए कि कोई ऐसा विधेयक आता है जिसके ऊपर राज्यसभा में या लोकसभा में अगर उस विधेयक को रखा जाता है तो उस विधेयक को 2 बार जांच किया जाता है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, संसद हो गया, तो जो संविधान के अनुच्छेद 76 है उसके तहत क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों किसके हिस्से में आता है, संसद के हिस्से में आते हैं। और हमारा देश का संसद कैसा है, द्विसदनात्मक संसद है।
जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, संसद है उसमें राज्यसभा के बारे में चलिए अब जानते हैं। तो जो राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। ठीक है, इसकी जो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या 250। ठीक है, 250 में से राज्य व केंद्र जो शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, इन सब से और सभी राज्यों से चुने हुए सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होगी? 238। उसके अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12। राष्ट्रपति के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो किस आधार पर लोगों को चुनते हैं? कि उन्होंने साहित्य में कुछ अच्छा किया हो, या उन्होंने कला में, विज्ञान में या समाज सेवा में कुछ अच्छा काम किया हो, तो उनको क्या किया जाता है? संसद में सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि साहित्य के लिए सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया था और वो एक हमारी सांसद बनी, वैसे ही कला के लिए जैसे जया बच्चन, कंगना रनौत, इन सबको क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 सदस्यों की राज्यसभा में, और राज्य और केंद्र शासित द्वारा चुने गए 238 और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 होती है। अभी फिलहाल संसद में, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो हमारा जो राज्यसभा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो टोटल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, और इसमें हर 2 साल में क्या होते हैं? जो 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायर होते चले जाते हैं, सेवानिवृत्त होते चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कोई सांसद बना राज्यसभा का और वो 6 साल बाद वो अपने राज्यसभा के पद से हट जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सांसद बना राज्यसभा का, फिर वो अपने पद से 6 साल बाद जब हट जाता है, तो जब दोबारा राज्यसभा के सांसदों का चुनाव होता है तो उसमें वो व्यक्ति दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है ना। हर 2 साल बाद क्या होता है? 1/3 सदस्यों को राज्यसभा से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, और फिर चुनाव के द्वारा और नए सदस्यों को जोड़ा जाता है। इस कारण जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, इसको सदस्य बनने की जो योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता कि जो व्यक्ति हो वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष से अधिक हो, है ना। यानी कि कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके वो भारत का क्या बन सकता है? राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों के ऊपर। ठीक है, तो जो राज्यसभा है उसकी पहली शक्ति क्या है? कि जो राज्य सूची के जो विषय है उन पर वो क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, जो अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249, इसके तहत विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा राज्य सूची से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है आर्टिकल 249 की मदद से। और दूसरा, जो अखिल भारतीय सेवा है, जैसे ऑल इंडियन सर्विस है, उसके लिए भी वो कानून बना सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। जैसे 2000 मतलब से पहले जो आपका यूपीएससी में CSAT नहीं था, लेकिन मतलब इन्होंने भाई राज्यसभा ने तय किया कि भाई CSAT नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो CSAT को भी उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये सब भी कौन देखते हैं? हमारे राज्यसभा जैसे सांसद लोगों के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसके लिए कानून बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
जैसे कि मान लीजिए जो अब देश में आपातकाल का सिचुएशन चल रहा है, तो आपातकाल की स्थिति में क्या हो सकता है कि लोकसभा भंग हो सकती है, किंतु राज्यसभा उस सिचुएशन में भंग नहीं होती। वो क्या करती है, आपातकाल की स्थिति से कैसे निपटना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, वो सब सिचुएशन में सारे डिसीजन कौन लेती है, हमारी राज्यसभा लेती है। तो ये रही हमारी कुछ शक्तियाँ जो कि राज्यसभा को दी गई है। और एक बात, जैसे जो धन विधेयक के मामले हैं, धन विधेयक के मामलों में राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं कानून बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको तक क्लियर हो गया होगा कि राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या शक्तियाँ नहीं हैं।